नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतर रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा के बाद ममता बनर्जी पहली बार कल पहुंचने वाली हैं नंदीग्राम। जी हां, कल वो 3 बजे वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगी और फिर परसों अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नंदीग्राम में वो सबसे बड़ा रन जो पश्चिम बंगाल का छिड़ गया है, उसमें ममता बनर्जी कल शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषित होने के बाद पहली बार पहुंच रही हैं और इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी जो वहां से ऐलाने जंग करती हैं उस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बना ली है। शुभेंदु अधिकारी को परास्त करना नंदीग्राम में उनका सबसे बड़ा लक्ष्य और इसी में कल वो वहां पर पहुंचेंगे। तो रहेगी आज तक की नजर। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम पहुंच रही हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको पश्चिम बंगाल की रणभूमि से लेकर कैसे जेब की लड़ाई से लेकर आरक्षण के मैदान की खबरें दिखाएंगे। जी हां, एक तरफ कोलकाता में ममता बनर्जी ने पदयात्रा के जरिए बीते दिन के प्रधानमंत्री की रैली में आज महिला दिवस पर महंगाई के खिलाफ महिलाओं की शक्ति दिखाई, तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें कब होंगी ये सवाल, कब कम होंगी ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। और तीसरी तरफ क्या आरक्षण 50% की जो लकीर है उसको भी लांग देगा। मोदी 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 जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आज हम एक त्रिकोण की बात करेंगे जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिससे देश की सियासत सीधी जुड़ी हुई है, जिससे आपकी जेब में आने वाली आमदनी जुड़ी हुई है, जिससे आरक्षण के भविष्य को लेकर बड़े फैसले की रूपरेखा खींची जा रही है। आज इस त्रिकोण की व्याख्या को सुनकर आपको इन खबरों का संपूर्ण दृष्टिकोण समझ में आएगा, क्योंकि संसद से सड़क तक यही त्रिकोण लोगों के दिमाग में घूम रहा है। संसद में महंगाई पर कांग्रेस वर्सेस केंद्र। सड़क पर महंगाई पर टीएमसी वर्सेस केंद्र। बंगाल के दंगल में दीदी वर्सेस मोदी। आरक्षण पर 50% वर्सेस 50% से ज्यादा। तीन तस्वीरों में आपसे जुड़े 3 मुद्दों का एक एक सच मौजूद है। आखिर महंगाई पर गिरी बीजेपी के 5 राज्यों के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या महंगा तेल, महंगी गैस बीजेपी का खेल बिगाड़ देगी या फिर बीजेपी के डैमेज कंट्रोल का कोई रास्ता है? त्रिकोण का सियासी दृष्टिकोण। तो त्रिकोण का सियासी दृष्टिकोण आपने समझ लिया होगा। अब आपको बताते हैं, वैसे भी आज हर कोई देश में, विदेश में, पूरे विश्व में महिला दिवस मना रहा है और महिला की बढ़ती ताकत जो है आधी आबादी की, उसको अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण कर रहा है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर उसी महिला दिवस की, उसी महिला शक्ति की एक ताकत दिखाई। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, महिलाओं के साथ उतरकर। बीजेपी के चाइना, दंगा बॉस चाइना,
मोदी पर ममता का सीधा प्रहार। बंगाल में फुल एक्शन में ममता। चुनावी रणभूमि में ये ममता स्टाइल राजनीति का शंखनाद है। पहले पदयात्रा, फिर जब ममता बनर्जी मंच पर आई तो अपने चिर परिचित अंदाज में शब्द भेदी बाण विरोधियों पर चला दिए। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना। मार्च महंगाई के खिलाफ निकाला, लेकिन इन तस्वीरों से ममता बनर्जी ने बीजेपी के नहले पर दहला चल दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को लेकर ये लड़ाई हो रही है, राजनीति हो रही है। यहाँ पर ममता बनर्जी जो मार्च कर रही हैं, इसका साफ मकसद है महिलाओं से जुड़ना। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, महिलाओं की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, महिलाओं को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस्तेमाल बखूबी किया जाए। महिला दिवस पर महंगाई के मुद्दे पर आधी आबादी के साथ सियासी दमखम दिखाया। ममता ने सिर्फ मोदी पर निशाना नहीं साधा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। सरल शब्दों में आपको बताएं तो ममता बनर्जी ने आज एक साथ बीजेपी पर डबल अटैक किया। पहला महंगाई के मुद्दे पर घेरा तो दूसरा महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। यानी जिस वक्त ममता पदयात्रा कर रही थी वो आधी आबादी को सीधा एड्रेस कर रही थी। ममता बंगाल में बिहार चुनाव के नतीजों से सबक ले चुकी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच पोस्टर वॉर हुआ था। बीजेपी का आरोप था कि टीएमसी के वर्कर्स ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां पर हमला किया था। हमले को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पोस्टर लगवाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर ममता पर प्रहार किया था। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। চলে এসে বলছে बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, রান্নার ঘরে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। आप समझ सकते हैं कि चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। आज पदयात्रा से ममता ने बंगाल के चुनावी रेसिंग ट्रैक पर बड़ी लकीर खींची। यानी बंगाल की बेटी वर्सेस बंगाल में बाहरी। ममता बनर्जी दीदी से अब बंगाल की बेटी बन चुकी है। मकसद एक है, बंगाल से बीजेपी को बाहर रखना। बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है, लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने
आपका ये भरोसा तोड़ दिया। এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी चुनावी प्रचार का गियर बदलने लग रही है। इसे आप यूं समझिए, ममता का पहला गियर बंगाली अस्मिता, ममता का दूसरा गियर बंगाली विरासत को नमन, ममता का तीसरा गियर बंगाल की बेटी, ममता का चौथा गियर आधी आबादी। ममता ने बड़ा दाव खेलते हुए 50 महिलाओं को टिकट भी दिया है, यानी ममता चुनावी दंगल में पूरे होमवर्क के साथ उतरी है। प्रैक्टिस पूरी है, यही वजह है कि सीधी टक्कर ले रही है और विरोधी सेना के हर वार पर पलटवार कर रही है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। ममता फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, हर मोर्चे पर सामने से आ रहे सियासी वार से निपट रही है। ये तब है जब एक तरफ टीम बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी है और एक तरफ अकेले ममता बनर्जी है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तो ये बंगाल की लड़ाई है, खेला होबे खेला खत्म होबे, इसके बीच में ये जंग चल रही है। तो दूसरी तरफ एक संग्राम संसद में, और वो महंगाई के मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी ने आज सरकार को जमकर घेरा और पूछा कि महंगाई से लोगों की आमदनी पर जो असर हो रहा है, जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? चुनाव में बिजी है। आज जिस वक्त सड़क पर पेट्रोल और डीजल की कीमत लोगों की जेब पर डाका डाल रही थी, ठीक उसी वक्त संसद में महंगाई को लेकर सियासी जंग चल रही थी। खूब हंगामा मचा। संसद में क्या हुआ आपको बताएं, उससे पहले समझिए आज आपकी जेब पर 1 लीटर डीजल या फिर 1 लीटर पेट्रोल ने कितना बोझ डाला। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के बदले 91 रुपए 17 पैसे चुकाने पड़े, तो डीजल के लिए 81 रुपए 47 पैसे। दिल्ली वालों की जेब से इतने रुपए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 लीटर डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे कमाए, तो पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे केंद्र सरकार के खजाने में पहुंच गए। यानी हर 1 लीटर पर सरकार की तिजोरी भर रही है और आम लोगों की जेब खाली हो रही है। आज संसद का पहला दिन था, लेकिन पेट्रोल, डीजल और गैस पर मचे हाहाकार की भीड़ चढ़ गया। संसद में क्या क्या हुआ आप देखिए। Sir, you are well aware, and it is not new to you. Now the petrol prices nearly 100 rupees per litre, and the diesel prices are more than 80 rupees, and LPG also increased, and all the petroleum products have gone up. And nearly 820% of petrol, 820% petrol, and around 258% excise duty after 214, and nearly 1,20,000 crores. As he has asked a specific information, I will definitely write to him and give all details. संसद में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने, क्योंकि आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। घर के बाहर पेट्रोल डीजल महंगा और घर के अंदर रसोई की गैस महंगी।
इसे आप आंकड़े से समझिए। रसोई गैस का भी झटका सबसे ज्यादा लगा है। दिल्ली में 2 महीने पहले सिलेंडर 694 रुपए का आता था। कोलकाता में इसकी कीमत थी 720 रुपए 50 पैसे। आज दिल्ली में गैस सिलेंडर 819 रुपए का है और कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे का। चुनावी मौसम में महंगाई की मार से जनता परेशान है। सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही जा रही है। दलील है कि जीएसटी के दायरे में आने पर राहत मिलेगी, लेकिन बातें तो सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। आज तक ब्यूरो। तो इधर तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार को संसद के अंदर घेरा, महंगाई के मुद्दे पर घेरा। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों से घिर गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विधायकों ने। माना जा रहा है उनकी छुट्टी तय है, कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। उत्तराखंड बीजेपी में बड़ी टेंशन। त्रिवेंद्र सिंह रावत की छुट्टी कंफर्म। रावत होंगे आउट, नया चेहरा इन। सीएम की रेस कौन दूर कौन पास। अगले साल उत्तराखंड में चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जानी तय है। सोमवार को अचानक मुख्यमंत्री ने अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द कर दिए और दिल्ली पार्टी के आला नेताओं से मिलने पहुंच गए। मुलाकात से पहले रावत ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। आते रहते हैं दिल्ली भाई। अब आप पूरी टाइमलाइन समझिए। पहले पार्टी ने देहरादून 2 पर्यवेक्षक भेजे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम, दोनों पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी। रिपोर्ट के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से रावत मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के बाद मंगलवार को बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में उत्तराखंड को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। रावत की कुर्सी क्यों जाएगी, इसकी इनसाइड स्टोरी को समझिए। पार्टी के विधायकों में रावत का काफी विरोध। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं एमएलए। 10 विधायक रावत का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे 10 विधायकों में 4 मंत्री हैं। लंबे अरसे से विधायकों का एक धड़ा विरोध कर रहा है। कुंभ की तैयारियों को लेकर भी पार्टी खुश नहीं थी। अब आगे क्या होगा, ये आपको बताते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाएगी। नए चेहरे पर शीर्ष नेता मुहर लगाएंगे। मुहर लगाने के बाद विधानमंडल की बैठक के बाद नए सीएम का ऐलान होगा। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बीते 4 सालों में कई विवादों से उनका नाम जुड़ा। कई बार रावत की कार्यशैली का विरोध हुआ, लेकिन इस बार मामला जगजाहिर हो गया और किरकिरी से बचने के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को थैंक यू करने का मन बना लिया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो देवभूमि में बीजेपी के अंदर सीएम परिवर्तन को लेकर मंथन जारी है, तो दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ पक्ष में हो रहे आंदोलनों के मद्देनजर अब एक नया कदम उठाया है। तमाम राज्य सरकारों से पूछा है, क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आई। सबसे पहले 3 पॉइंट में आरक्षण की खबर को समझिए। खबर नंबर 1, सभी राज्यों को आरक्षण पर नोटिस भेजा गया। खबर नंबर 2, राज्यों से आरक्षण की अधिकतम सीमा के बारे में पूछा। खबर नंबर 3, मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नया फॉर्मूला। अब तक आप यही सुनते आए हैं कि आरक्षण की लिमिट 50% है, लेकिन अलग अलग राज्य आरक्षण के लिमिट को क्रॉस करते रहे हैं और देश भर में चाहे जाट आरक्षण की मांग हो, पाटीदार आरक्षण की मांग हो या फिर मराठा आरक्षण की, एक संवैधानिक संकट हमेशा खड़ा रहता है। राज्य सरकारें लिमिट क्रॉस कर देती हैं और केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। इसका असर तो देखिए, जब तक मराठा आरक्षण तक था तो इसका असर लिमिटेड था, लेकिन अब जब सारे स्टेटों को नोटिस गया है तो उसमें अब ये बात उछल के आएगी कि जाट आरक्षण का क्या होगा, कापूस आरक्षण का क्या हुआ और जो पाटीदार समाज है उसका आरक्षण का क्या होगा। ये जो सारे मुद्दे हैं अभी ये सारे सामने आ जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। यानी जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान 50% को क्रॉस नहीं कर सकता। आरक्षण की अपर लिमिट 50% है। कई राज्य तय सीमा को लांघ गए। अब सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की तय सीमा पर फैसला सुनाएगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये चीजें किस दिशा में आगे बढ़ेंगी। 15 मार्च को जवाब क्या आएगा। अधिकतर राज्य सरकारों के वकीलों का कहना है कि 1 हफ्ता का समय कुछ कम है। अब देखते हैं उसमें कितने राज्य 1 हफ्ते में अपने रिप्लाई, अपना जवाब, अपना प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हैं और सुप्रीम कोर्ट की उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और अब बात उस साजिश की जिस पर एक सियासी संग्राम छिड़ गया है। साजिश है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिले, उसके मालिक की मौत हुई। जांच एटीएस कर रही थी महाराष्ट्र की, लेकिन अब ये जांच एनआईए को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कोई खेल चल रहा है क्या। एक बारूदी साजिश, कुछ सुराग और साजिश के अहम किरदार का कत्ल। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इस साजिश की लड़ियों की कितनी कड़ियां हैं, ये सुलझाने का जिम्मा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को दिया गया है। एनआईए अब पता लगाएगी कि आखिर अंबानी के घर के पास विस्फोटक भरी गाड़ी के खौफनाक प्लान के पीछे है कौन और आखिर पूरे प्लान का मकसद क्या था। साथ ही इस बात के भी सुराग तलाशे जाएंगे कि स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या और इस केस का कनेक्शन क्या है। देश की टेरर की जांच करने वाली एजेंसी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल क्या इस पूरे मामले में लोकल मॉड्यूल है या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस पूरे मामले में शामिल है, इसको देखते हुए एनआईए आगे छानबीन करेगी। एनआईए की टीम जल्द ही उन तमाम जगहों का दौरा करेगी जिससे ये साफ हो सकेगा कि आखिर इस पूरी घटना को किसने अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है कि एंटेलिया के पास मिली स्कॉर्पियो केस की एनआईए जांच का ऐलान ठीक उसी वक्त हुआ जब महाराष्ट्र एटीएस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। एटीएस कडे हा तपास आम्ही दिलेला आहे। जर का त्या व्यतिरिक्त एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळं बेर आहे आणि हे काळं बेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। मनसुख हिरेन का शव मिलने के बाद पुलिस पहले इसे खुदकुशी मान रही थी, लेकिन परिवार वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। तभी उनकी पत्नी ने कुछ लोगों पर मनसुख को परेशान करने का आरोप लगाया था। जब भी पुलिस वालों के फोन आ रहे थे, वो जा रहे थे, उनका पूरा सपोर्ट था और फुल कोऑपरेट किया उन्होंने। और आज मीडिया में जो न्यूज आई है और पुलिस वालों ने जो बताया कि उन्होंने आत्महत्या की है, वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। और ये जो उन्होंने उनके बारे में जो ये अफवाह उन्होंने फैलाई है, बहुत गलत फैलाई है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी तय तक होनी चाहिए। ये मेरा सच तक जाने का मेरा एक है कि और हमारी पूरी फैमिली पे इस पे इफेक्ट हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनसुख के शरीर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद एटीएस ने कल हत्या का केस दर्ज किया। मनसुख हिरेन की मौत के बाद विपक्ष लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। मनसुख हिरेन मामले में महाराष्ट्र एटीएस की 10 टीमें काम कर रही है। इस पूरे मामले ने मुंबई में राजनीतिक तूल पकड़ ली है। अब देखना यह है कि राजनीतिक प्रेशर के चलते ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व होता है या फिर इसकी गुत्थियां और उलझती जाती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनसुख और क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे के कनेक्शन को लेकर सवाल उठा चुके हैं और दावा है कि जांच में
कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मैं लगातार ये कह रहा था कि मनसूख हिरेन इनकी जान को खतरा है, क्योंकि इस सारे मामले की सबसे बड़ी कड़ी ये वही है। और उसके बाद उनका शव मिला, उनकी लाश मिली, और ये मामला एटीएस को जाने के बाद तथ्यों के आधार पर और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर एटीएस को ये ध्यान में आया कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। इसलिए उन्होंने हत्या और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास, इस प्रकार का गुनाह दाखिल किया है। हम इस पर नज़र रख के, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एटीएस सही ढंग से आगे जाएगी तो सत्य बाहर आएगा। दरअसल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार मिली थी। जांच शुरू हुई तो कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, लेकिन स्कॉर्पियो के ड्राइवर और दूसरी इनोवा कार का अब तक कोई पता नहीं चल सका। वहीं केस की जांच के बीच 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसूख हिरेन का शव बरामद होने से केस में नई सनसनी फैल गई। अब ये केस एनआईए को सौंपा गया है ताकि अंबानी के घर के पास बारूदी साजिश का पूरा खुलासा किया जा सके। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई के बाद अब बात राजधानी दिल्ली की बाटला हाउस एनकाउंटर। सितंबर 2008, जिस बाटला हाउस एनकाउंटर ने पूरी दिल्ली को झकझोर दिया था। लंबे वक्त तक वो हिंदुस्तान की राजनीति की धुरी भी बना रहा। इसी एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। कई सवाल भी उस वक्त दिल्ली पुलिस पर उठे थे। आज दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। कौन है वो शख्स और क्या हुआ था बाटला हाउस एनकाउंटर में, देखिए। नाम आरिज खान, पहचान इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी और जुर्म आतंकी वारदात में शामिल। इस चेहरे को बार बार देखिए, कई बार देखिए, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये वो शख्स है जिसने बाटला हाउस की गलियों को गर्दिश में डाला था। ये वो आदमी है जिसके गुनाह से देश हिल गया था। दिल्ली हिल गई थी, मगर इसके गुनाह पर आज दिल्ली की एक अदालत ने अपने हुक्म का वजन रख दिया है। अदालत के अहाते से आदेश है कि बाटला हाउस एनकाउंटर का दोषी है ये आरिज खान। कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या में दोषी पाया। साथ ही साथ धारा 307 दिल्ली पुलिस के एक जवान पर हमले करने के मामले में भी दोषी पाया। हम आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आरिज खान मौका पाकर मौका वारदात से फरार हो गया था। इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी पाठशाला से निकले इस आतंकी के दिमाग में 13 बरस पहले दिल्ली को दहलाने का मंसूबा था। इसी मंसूबे को भांपकर दिल्ली पुलिस की टीम बाटला हाउस के इस मकान में पहुंची थी। वहीं दिल्ली पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई और वहीं दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप इंस्पेक्टर मोहन शर्मा शहीद हो गए थे। ये आदमी कितना खतरनाक है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसने एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिसकर्मी बलवंत सिंह और राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की थी। बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान ही आरिज के 2 आतंकी साथियों आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन आरिज अपने एक और साथी शहजाद अहमद के साथ मौके से फरार हो गया था। शहजाद अहमद की गिरफ्तारी के बाद साल 2013 में उसे सजा सुनाई गई थी, लेकिन आरिज अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। बाटला हाउस एनकाउंटर के 10 साल बाद 2018 में आरिज को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज उसे इस केस में दोषी करार दिया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने की है और इसमें एक पहले एक्यूज को 2013 में ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। ये दूसरा एक्यूज 2018 में पकड़ा गया था, उसको आज कन्विक्ट किया है कोर्ट ने और अभी इसकी सेंटेंसिंग 15 तारीख को होनी है। देश में पैर पसारने की इंडियन मुजाहिदीन की साजिश में आरिज खान बेहद अहम कड़ी था, क्योंकि देश के तमाम शहरों में हुए बम धमाकों में
उसका नाम आया था। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालत में हुए धमाकों में आरिज मुख्य साजिशकर्ता था। इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हुए थे। आरिज पर शिकंजा कसने के लिए उस पर 15 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन के दोबारा अपना संगठन खड़ा करने के मंसूबे ध्वस्त हो गए थे। अब 15 मार्च को उसकी सजा के ऐलान के साथ उसके गुनाह का भी हिसाब हो जाएगा। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रहमी की कहीं कोई गुंजाइश आरिज खान पर नहीं की जा सकती है। 15 मार्च को अब इस मामले में कोर्ट को ये फैसला करना है कि उसको कितनी सजा दी जाएगी। तो तब तक के लिए कोर्ट ने जांच अधिकारी को इस मामले में कहा है कि आरिज खान और साथ में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति का पूरा जो जांच अधिकारी है वो असेसमेंट करे और कोर्ट को बताए, जिससे ये कोर्ट साफ कर सके कि आर्थिक दंड आरिज खान पर कितना और लगाया जा सकता है। कैमरामैन हितेश के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। उत्तरी भारत में मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बेहिसाब गर्मी बढ़ती चली जा रही है। जीना मुहाल हो रहा है अभी से, और ये मार्च का महीना है। वहीं पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट ली है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बर्फबारी हो रही है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। बाबा भोलेनाथ के 2 धाम और दोनों धामों पर बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीरें मानो आसमान से गिरती बर्फ दोनों धामों का श्रृंगार कर रही हैं। मार्च महीने में उत्तराखंड में दोबारा शुरू हुई बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से फिर से ढक गई हैं और मकान, पेड़, सड़क हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बद्रीनाथ में लगातार 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते यहां 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। वहीं केदारनाथ में ताजा बर्फबारी का असर यात्रा की तैयारियों पर पड़ा है। प्रशासन ने कुछ दिन पहले यात्रा के लिए काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से शुरू हुई बर्फबारी के चलते फिलहाल इसे टाल दिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तरकाशी का भी हो रखा है। चमोली में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी के चलते तापमान गिर गया है। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में सिवाय बर्फ के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मौसम के इस बदलते रुख का असर कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है, जहां बर्फबारी के चलते सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है और प्रशासन रास्तों से बर्फ हटाने की कवायद में जुटा है। माना जा रहा है कि बर्फबारी का नया दौर शुरू होने के बाद पर्यटक फिर से पहाड़ी इलाकों का रुख कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। इसके साथ हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मैदानी इलाकों में जबरदस्त गर्मी आपको परेशान कर रही है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। देखते रहिए आज तक।